महाराणा प्रताप। देखो भाई, महाराणा प्रताप के बारे में जितना पढ़ा जाए उतना कम है, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको लाइन टू लाइन, ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा कंटेंट आपको उपलब्ध करा दिया जाए, है ना। महाराणा प्रताप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में खूब सारे क्वेश्चन महाराणा प्रताप के बारे में आते हैं, चाहे छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो, ठीक है। अब तक के जितने भी मैंने आपको टॉपिक पढ़ाए हैं उनमें कोई भी काट छाट नहीं की है, पूरी की पूरी मैं थ्योरी आपको उपलब्ध करा रहा हूं, ठीक है। यूट्यूब पर पहली बार आपको यह चीज देखने को मिल रही होगी कि जहां एक ग्रंथ अगर है तो उसका भी नाम लिखाया जा रहा है, ठीक है। पूरा का पूरा कंटेंट आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। तो फिर कह रहा हूं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके उतना शेयर जरूर कर दीजिएगा। और नहीं तो कम से कम एक दिन तो आप अपने स्टेटस पर इसको लगा ही लेना भाई, ठीक है। इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए तो वो इतना तो आपका फर्ज बनता ही बनता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। सबसे पहले महाराणा प्रताप के जन्म के बारे में बात करेंगे कि इनका जो जन्म है, डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, कब है। तो इनका जो जन्म है लाड़ लो 9 मई 1540 को। कब हुआ था? 9 मई 1540 को। और इस दिन को कहते हैं हम ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। क्या कहते हैं इस दिन को? ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, यानी कि ज्येष्ठ के दिन शुक्ल पक्ष, ठीक है, शुक्ल पक्ष यानी कि चांदनी रातें थी और तृतीया के दिन इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? तृतीया के दिन। अब 9 मई 1540 को तो इनका जन्म हो गया। विक्रमी संवत में अगर समय निकालना है तो इस 1540 में 57 जोड़ देना, आपका विक्रमी संवत निकल करके आ जाएगा, ठीक है। चलिए, कहां हुआ था इनका जन्म? तो लाड़लो में वहीं ले चलता हूं जहां इनकी डिलीवरी हुई थी, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पर लेकर के चल रहा हूं। तो देखिए, जूनी कचहरी में। कहां पर हुआ था? जूनी कचहरी। गुरुजी जूनी कचहरी कहां पर है? तो लाडलो ये बनी हुई है आपके बादल महल में। कहां पर? बादल महल में। बादल महल का एक हिस्सा है जिसे हम कहते हैं जूनी कचहरी। क्या कहते हैं? जूनी कचहरी। और बादल महल कहां पर है लाडलो? ये आपके कटारगढ़ में स्थित है। कहां पर है? कटारगढ़। और कटारगढ़ कहां है लाडलो? कुंभलगढ़ में। कहां पर है? कुंभलगढ़ में एक लघु दुर्ग है जो कि कटार के समान बना हुआ है। इसी को हम क्या कहते हैं? कटारगढ़ कहते हैं। और कुंभलगढ़ कहां पर है? राजसमंद में, ठीक है। राजसमंद के कुंभलगढ़ तक किला जो है उसमें एक लघु दुर्ग बना हुआ है। कुंभलगढ़ का किले में एक छोटा दुर्ग बना हुआ है जिसे हम कटारगढ़ कहते हैं। राणा कुंभा का निवास भी इसी को कहते हैं। और इसी में एक बादल महल बना हुआ है। बादल महल के दो हिस्से हैं और उसमें एक हिस्सा है जिसे कहते हैं हम जूनी कचहरी। क्या कहते हैं? जूनी कचहरी। यहां पर ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया यानी कि 9 मई के दिन महाराणा प्रताप का क्या हुआ था? जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए, जन्म हो गया। फिर बात करते हैं इनके बचपन का नाम। क्या भैया? बचपन का नाम। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था? तो लाडलो इनके बचपन का नाम है कीका। क्या नाम है? कीका। अब देखो, कीका क्या है? भील जनजाति के जो लोग होते हैं वो अपने बच्चों को यानी कि छोटे बच्चों को कीका कहकर के पुकारते हैं। क्या कहते हैं? कीका। अब कुंभलगढ़ क्षेत्र है, भीलों का क्षेत्र है। महाराणा प्रताप भी यहां भील बच्चों के साथ में खेले, इनका बचपन यहीं पर बीता था, ठीक है। हम यहां लिख भी सकते हैं कि महाराणा प्रताप का बचपन कुंभलगढ़ में बीता। कुंभलगढ़ में बचपन बीता, ठीक है। महाराणा प्रताप ने अपना बचपन कहां बताया था? कुंभलगढ़ में बताया था, ठीक है। यहां तक की बात हो गई। चलिए साहब, आगे आ जाते हैं। फिर इनके पापा का नाम क्या है? तो इनके पिता का नाम है महाराणा उदय सिंह। क्या नाम है? महाराणा उदय सिंह, ठीक है साहब। फिर बात करते हैं इनकी माता की कि इनकी मम्मी का नाम क्या था। तो माता का नाम था जयवंता बाई। क्या नाम था? जयवंता बाई, ठीक है। जयवंता बाई कौन है? अखेराज सोनगरा की पुत्री। किसकी हैं? अखेराज सोनगरा की पुत्री। अखेराज सोनगरा की पुत्री, जो कि सिरोही के रहने वाले थे। अखेराज सोनगरा, उनकी पुत्री जयवंता बाई इनकी क्या थी? मां थी। क्या थी? मम्मी थी इनकी, ठीक है। माता हो गया। माता के बाद में फिर बात करते हैं इनकी पत्नी, ठीक है। महाराणा प्रताप की पत्नियों में मुख्य रूप से दो का उल्लेख मिलता है। कितने का मिलता है? दो का, ठीक है। जिसमें एक का नाम तो है अजबदे पवार। क्या नाम है? अजबदे पवार, ठीक है। अजबदे पवार जो कि इनकी बड़ी पत्नी थी। क्या थी भैया? बड़ी पत्नी थी। और बिजौलिया के सामंत राम रख की पुत्री थी। कहां की? बिजौलिया,
बिजोलिया जो जागीर है, बिजोलिया सामंत, सामंत राम रख की पुत्री, राम रख की पुत्री, ठीक है। एक इनकी दूसरी पत्नी भी है ना, महाराणा प्रताप की दूसरी पत्नी जो है उसका नाम है छियरबाई। क्या नाम है? छियरबाई, ठीक है। छियरबाई जो कि जैसलमेर की राजकुमारी थी। कहां की राजकुमारी? जैसलमेर की राजकुमारी, है ना, जैसलमेर की राजकुमारी। महाराणा प्रताप के पुत्र की बात करें तो वैसे तो भैया देखो महाराणा प्रताप का जो जीवन है वो ज्यादातर जंगलों में बीता था, है ना, गद्दी पर बैठते ही जंगलों में चले गए थे। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आदमी चाहे तो कुछ भी कर सकता है, आदमी चाहे तो कुछ भी कर सकता है। और महाराणा प्रताप जंगलों में रहते रहते भी इतने कठिन समय में भी महाराणा प्रताप के अगर पुत्र ही पुत्रों की बात करें तो 17 पुत्र हुए थे। कितने हुए थे? 17 पुत्र। और जो सबसे बड़ा पुत्र था उसका नाम था अमर सिंह। क्या नाम था लाडलो? अमर सिंह, जो कि आगे चल करके मेवाड़ के महाराणा बनते हैं। अजबदे पवार से इनका माचीद में जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? माचीद में। अमर सिंह जो कि उत्तराधिकारी और बड़े पुत्र थे महाराणा प्रताप के, माचीद राजसमंद में इनका क्या होता है? जन्म होता है, अजबदे पवार की कोख से। ठीक है साहब, पत्नी तक की बात हो गई, पुत्र हो गई। अब बात कर लेते हैं इनके दरबारी पंडितों के बारे में। दरबारी विद्वान या पंडित कह दें, दरबारी विद्वान कह दें, एक ही बात, ठीक है। तो देखो एक दरबारी तो आपने नाम सुना होगा चक्रपाणी, जो कि इनके बचपन से ही मित्र थे। क्या थे भैया? बचपन से ही इनके मित्र थे, ठीक है। एक आता है जीवधर। क्या आता है? जीवधर। दूसरा आता है चक्रपाणी। क्या आता है? चक्रपाणी, ठीक है। चक्रपाणी महाराणा प्रताप के बचपन के दोस्त थे, शुरू से ही महाराणा प्रताप के साथ में रहे, महाराणा प्रताप के साथ ही इन्होंने विद्या वगैरह अर्जित की थी, ठीक है। और इन्होंने कुछ ग्रंथों की रचना की है, जैसे कि चक्रपाणी के द्वारा विश्व वल्लभ, कौन सा ग्रंथ लिखा गया? विश्व वल्लभ, मुहूर्त माला, मुहूर्त माला, राज्याभिषेक, पद्धति, व्यवहार दर्श, अब देखो भैया ये जो राज्याभिषेक पद्धति नामक ग्रंथ है, इसमें राजाओं का राज्याभिषेक किस तरीके से होता है उसका पूरा वर्णन मिलता है। कहते हैं कि राज्याभिषेक जो पद्धति नामक ग्रंथ है, इस ग्रंथ का कई भाषाओं में अन्य रियासत के राजाओं ने अनुवाद करवाया था और इसी पद्धति के अनुसार वो अपना राज्याभिषेक करवाते थे, ठीक है। जीवधर, चक्रपाणी, इसके अलावा हेमरत्न सूरी, ठीक है। एक और है हेमरत्न सूरी, हेमरत्न सूरी, जिसने ग्रंथ लिखे थे गोरा बादल और पद्मिनी चौपाई। और कौन सा लिखा है? पद्मिनी चौपाई नामक ग्रंथों की रचना की थी, ठीक है। गौरा बादल, पद्मिनी चौपाई, इसकी रचना किसने की है? हेमरत्न सूरी ने की है, ठीक है। महाराणा प्रताप के दरबार में शौर्य गाथा, ठीक है, शौर्य गाथा गाने वाले चारण कवि, जिनमें से नाम आता है रामा सांदू और माला सांदू। रामा सांदू और माला सांदू नाम के दो चारण कवि थे, जो कि महाराणा प्रताप के दरबार में शौर्य गाथाओं का उच्चारण किया करते थे, उनको गाने का काम किया करते थे। ये वही रामा सांदू है जिसने अकबर के बारे में कहा है कि अकबर इस अनंत आकाश रूपी राज्य में उड़ने के लिए निकला, ठीक है, अपनी बाज जैसी शक्ति लेकर के उड़ने के लिए निकला, लेकिन इस पूरे गगन में उड़ करके भी वो महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं पाया था। बात करते हैं प्रधानमंत्री। महाराणा प्रताप के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है? भामा साहेब,
ठीक है। देखो महाराणा प्रताप के जो प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम क्या है, भामाशाह। ये इतनी ये बात याद रखनी है कि जो भामाशाह हैं, भामाशाह हैं, ये हल्दी घाटी युद्ध के बाद बनाए गए थे। कब बनाए गए थे, हल्दी घाटी युद्ध के बाद। अगर हम बात करें हल्दी घाटी से पहले, हल्दी घाटी युद्ध से पहले, युद्ध से पहले की कौन थे इनके प्रधानमंत्री, तो उनका नाम था महासहाणी। क्या नाम था, महासहाणी। ठीक है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद कौन बनाया गया था, भामाशाह बनाए गए थे। कौन बनाया गया था, भामाशाह। ठीक है। महाराणा प्रताप ने तलवारबाजी किससे सीखी थी, तलवारबाजी। ठीक है। महाराणा प्रताप ने, हालांकि महाराणा प्रताप तो भाला चलाते थे, क्या चलाते थे भैया, भाला चलाते थे, लेकिन अगर बात करें कि इन्होंने तलवारबाजी किससे सीखी थी, और तलवारबाजी का जो इनका किस्सा है, तलवार चलाने की जो कला है, वो भी हल्दी घाटी युद्ध के मैदान में ही देखने को मिलती है। ठीक है। कहां पर मिलती है, हल्दी घाटी युद्ध के मैदान में ही देखने को मिलती है तलवारबाजी की कला। ठीक है। तो इन्होंने जो तलवार चलाना है वो सीखा था जयमल राठौड़ से। किससे सीखा था, जयमल राठौड़। ठीक है। जयमल राठौड़ से इन्होंने तलवार चलाना सीखा था। ठीक है लाडलो। तो यहां ये कुछ इनके एक पर्सनल जीवन के बारे में बातें हो जाती हैं। तो एक बार हम दोबारा से देखते हैं लाडलो। जन्म 9 मई 1540, वैसे पंक्तियां भी आती हैं। ठीक है। पंक्तियां भी आती हैं इनके। मां जयवंता पिता उदय, महाराणा प्रताप के बारे में बता रहा हूं। मां जयवंता पिता उदय, वह बादल महल निराला, 9 मई 1540 जन्मा कीका लाला। ठीक है। मां जयवंता पिता उदय, वह बादल महल निराला, 9 मई 1540 जन्मा कीका लाला। ठीक है। लाला मतलब बालक, और कीका किसको कहते हैं, भील जनजाति के लोग छोटे बच्चे को कीका कह करके पुकारते हैं। पत्नी का नाम क्या है, अजबदे पवार है। इनकी दूसरी पत्नी का नाम कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। पुत्र इनका अमर सिंह, जो कि उत्तराधिकारी पुत्र है और आगे चल करके शासक बनता है। दरबारी विद्वानों की बात करें, जीवधर है, और सबसे इंपॉर्टेंट है चक्रपाणी। और पिछले एग्जामों में देखो महाराणा प्रताप के बारे में खूब अंदर तक जाकर के क्वेश्चन पूछता है। तो चक्रपाणी के ग्रंथों का नाम पूछा था। विश्व बल्लभ और राज्याभिषेक पद्धति किसके द्वारा रचित है, तो चक्रपाणी के द्वारा रचित है। ठीक है। विश्व बल्लभ है, मुहूर्तमाला है, राज्याभिषेक पद्धति है, व्यवहार 10, और हेमंत रत्न सूरी ने गोरा बादल और पद्मिनी चौपाई नामक ग्रंथों की रचना की है। महाराणा प्रताप के दरबार में शौर्य गाथा गाने वाले जो चारण कवि हैं उनका नाम क्या है, रामा सांधु और माला सांधु नाम के दो चारण कवि थे। प्रधानमंत्री की बात करें तो हल्दी घाटी युद्ध के बाद इन्होंने किसको बनाया था, भामाशाह को। और भामाशाह से पहले जो इनके प्रधानमंत्री थे, मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे, उनका नाम क्या था, महासहाणी। क्या था, महासहाणी। महाराणा प्रताप ने तलवार चलाना किससे सीखा था, जयमल राठौड़ से। तो लाडलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए आगे बात करते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। तो देखिए महाराणा प्रताप के जो पिता हैं उनका नाम था उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह। ठीक है। अब देखिए महाराणा उदय सिंह जो है कमजोर शासक थे। कैसे थे, कमजोर शासक। इनके बारे में कर्नल जेम्स टोड ने भी कहा है कि महाराणा प्रताप और राणा सांगा के मध्य अगर उदय सिंह ना हुआ होता
तो मेवाड़ का भविष्य और भी उज्जवल होता। ठीक है, कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा यह बात कही गई है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, क्योंकि देखो मेवाड़ पर जब जब आक्रमण हुआ था महाराणा उदय सिंह वहां से भागते ही निकले थे। ठीक है, चाहे अफगानी सरदार आए हो, चाहे अकबर आया हो, ये हमेशा भागते ही रहे अपने जीवन में। ठीक है, तो उदय सिंह जो है, उदय सिंह ने क्या किया, इनका एक पुत्र था जिसका नाम था जगमाल। क्या नाम था? जगमाल, यानी कि धीर कंवर का पुत्र। किसका पुत्र था? धीर कंवर। महाराणा उदय सिंह की एक रानी थी जिसका नाम था धीर कंवर, और बड़ी ही सुंदर थी। तो इस धीर कंवर के कहने पर ही महाराणा उदय सिंह ने अपने योग्य पुत्र उदय प्रताप को गद्दी से ना बिठा करके और किसको बिठाया? जगमाल को बिठाया था। किसको बिठाया? जगमाल को। ठीक है, लेकिन इस जगमाल को गद्दी पर बिठाना, जगमाल को गद्दी पर बिठाने का जो विरोध है वो मानसिंह सोनगरा। किसने भैया? मानसिंह सोनगरा, जो कि महाराणा प्रताप के मामा थे, मानसिंह सोनगरा। ठीक है, मानसिंह सोनगरा। और ग्वालियर के राम सिंह, और कौन थे? ग्वालियर के राम सिंह, इन्होंने विरोध किया था। क्या किया था? ग्वालियर। ठीक है, मानसिंह सोनगरा जो कि महाराणा प्रताप के मामा थे, और राम सिंह ग्वालियर, इन्होंने विरोध किया कि भाई जगमाल गद्दी पर बैठने के काबिल नहीं है, योग्य नहीं है। ठीक है, तो इस जगमाल को गद्दी से हटा करके और जगमाल को गद्दी से हटा करके और महाराणा प्रताप को गद्दी पर बिठाना, महाराणा प्रताप को गद्दी पर बिठाना। ठीक है, महाराणा प्रताप को गद्दी पर बैठाना, यह जो घटना है इसी को मेवाड़ के इतिहास में कहा जाता है राजमहलों की क्रांति। क्या कहते हैं इसको? राजमहलों की क्रांति के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? राजमहलों की प्रथम क्रांति या राजमहलों की क्रांति के नाम से जाना जाता है। जगमाल को गद्दी पर से हटा करके महाराणा प्रताप को गद्दी पर बैठाना, यह क्या कहलाया? राजमहलों की प्रथम क्रांति के नाम से जाना गया था। ठीक है, अब महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक के बारे में बात करें। प्रताप का राज्याभिषेक, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक। ठीक है, इसके बारे में अगर चर्चा करें तो लाडलो देखो, महाराणा उदय सिंह, ठीक है, उदय सिंह की जो मृत्यु है, उदय सिंह की मृत्यु, ठीक है, महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह की मृत्यु हुई थी 28 फरवरी 1572 को। कब हुई थी? 28 फरवरी 1572, होली का दिन था। इस दिन महाराणा उदय सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जगमाल जो है, जगमाल, यह महाराणा अपने पिता के यानी कि उदय सिंह के अंतिम संस्कार में नहीं गया था। ठीक है, अब रखने के लिए तो ऐसे याद रख सकते हैं भैया कि योग्य नहीं था। राजा बना, खुशी में दारू वारू पी पाके और आराम से गद्दी पर बैठा हुआ था, खुशी मना रहा था कि भैया अपन अब महाराणा है। ठीक है, लेकिन इसका दूसरा वह सही जो रीजन माना जाता है वो यह है कि मेवाड़ के महाराणा कभी भी अपनी गद्दी को खाली नहीं छोड़ते हैं। इस वजह से जो उत्तराधिकारी पुत्र होता है, यानी कि गद्दी पर बैठने वाला जो शासक होता है, उसे अंतिम संस्कार में नहीं बुलाया जाता है। इसी वजह से जगमाल यहां पर नहीं आया था, लेकिन महाराणा प्रताप यहां पर इसके अंतिम संस्कार में यहां पर आए हुए थे। ठीक है, चलिए, अब महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हुई 28 फरवरी 1572 को। इनका क्या किया गया? अंतिम संस्कार। क्या किया गया? अंतिम संस्कार किया गया था। कहां की घटना है लाडलो? तो देखो, ये एक जो घटना है महादेव बावड़ी। ठीक है, महादेव बावड़ी, और महादेव बावड़ी लाडलो कहां पर है? गोगुंदा में। कहां पर है? गोगुंदा में। ठीक है, गोगुंदा में, है ना। महादेव बावड़ी, गोगुंदा, गोगुंदा कहां पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। आज भी वर्तमान में भी एक गोगुंदा कहां पर है? आपके उदयपुर में ही पड़ता है। ठीक है, चलिए, महादेव बावड़ी गोगुंदा, यहां पर अंतिम संस्कार किया गया। और यहां पर इसके मानसिंह सोनगरा, इसके जो मामा हैं, ठीक है, मामा मानसिंह सोनगरा, राम सिंह ग्वालियर, इन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया कि भाई देखो, जगमाल है, जगमाल कोई योग्य नहीं है। महाराणा प्रताप जो है वो योग्य है, ठीक है, लड़ने में अच्छा है, इसको मेवाड़ का शासक बनाया जाए। अब इस बात जब चली, यहीं पर अंतिम संस्कार हो रहा था, वहीं ये बात चली थी, तो बाकी के जो मेवाड़ी सरदार थे वो भी इन दोनों के पक्ष में आ जाते, बोले हाँ यार, प्रताप वास्तव में ही योग्य है, इसी को मेवाड़ की गद्दी पर बिठाना चाहिए। अब ये जो सारी घटना हुई थी, इसी को हमने कहा था राजमहलों की प्रथम क्रांति। ठीक है, अब क्या हुआ भाई साहब, मेवाड़ी सरदार इतने फास्ट निकले कि यही महादेव बावड़ी गोगुंदा में ही इनकी पिता की मृत्यु के दिन ही महाराणा प्रताप का यहां पर क्या कर दिया गया? प्रताप का पहला राज्याभिषेक। क्या किया गया? पहला राज्याभिषेक।
ठीक है, फॉर्मेलिटी के लिए यहां पर इनका पहला राज्याभिषेक कर दिया गया, इन्हें पगड़ी वगैरह पहना दी गई। और यहां पर रावत कृष्णदास ने, किसने भैया, रावत कृष्णदास ने तलवार बांधी। ठीक है, रावत कृष्णदास ने तलवार बांध दी यहां पर। ठीक है, तलवार बंधाई की रस्म पूरी हो गई, यानी कि राजा बन गया, पगड़ी पहना दी। तो पहला राज्याभिषेक महाराणा प्रताप का कहां हुआ था, महादेव बावड़ी गोगुंदा पर हुआ था 28 फरवरी 1572 के दिन। जबकि दूसरा है ना, दूसरा वह विधिवत, अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा यह एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा वह विधिवत राज्याभिषेक वो कहां पर हुआ था लाडलो, कुंभलगढ़ में। कहां पर हुआ था, कुंभलगढ़ में, कुछ दिन बाद। ठीक है, अगर आपसे सीधा पूछे कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहां पर हुआ था, उसमें अगर ऑप्शन दे रखा है गोगुंदा, कुंभलगढ़, अगर एक दे रखा है तो आपको इनमें से एक कोई सा भी कर देना है। ठीक है, अगर दोनों दे रखे हैं कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहां हुआ और दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं तो आपको क्या करना है, गोगुंदा करना है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि महाराणा प्रताप का विधिवत राज्याभिषेक कहां किया गया, तो लाडलो चाहे ऑप्शन में दोनों दे रखे हैं तो फिर आपको क्या करना है, कुंभलगढ़ करना है। क्या करना है, कुंभलगढ़। ठीक है, क्योंकि विधिवत जो एक राजा के जिस तरीके से राज्याभिषेक होता है वो कहां पर हुआ था, इनका कुंभलगढ़ राजसमंद में हुआ था। ठीक है, महाराणा प्रताप जब गद्दी पर बैठे राज्याभिषेक हुआ इनका, तो इन्होंने कुछ कसमें खाई थी कि एक तो मैं अपने मां के दूध को कभी भी नहीं ले जाऊंगा, मेरे पापा के जब राजा थे, महाराणा थे, उस समय जो राज्य चला गया था उस राज्य को जब तक मैं, यानी कि पूरे मेवाड़ को जब तक जीत नहीं लेता तब तक मैं इन मखमल के और ये जो महलों में इनमें नहीं सोऊंगा, मैं नीचे जमीन पर सोऊंगा मैं। ठीक है, चांदी और सोने चांदी के बर्तनों में खाना नहीं खाऊंगा, मैं पत्तल पर खाना खाऊंगा। इस तरीके की कसम ली गई थी किसके, महाराणा प्रताप के द्वारा। किसके द्वारा, महाराणा प्रताप के द्वारा यह कसम ली गई थी। ठीक है लाडलो, यहां तक बात हो गई। ठीक है, अब देखिए महाराणा प्रताप का यहां पर ध्यान देने वाली बात है, महाराणा प्रताप का जो दूसरा विधिवत राज्याभिषेक है वो कहां पर हुआ था, कुंभलगढ़ में हुआ था। ठीक है, तो महाराणा उदय सिंह के समय जो राजधानी बनी हुई थी वो कौन सी बनी हुई थी, गोगुंदा। कौन सी बनी हुई थी, गोगुंदा, क्योंकि चित्तौड़ तो हार गए थे, गोगुंदा बचा हुआ था, इसी को इन्होंने अपनी राजधानी बना लिया था। यहां बात ध्यान देने वाली है कि प्रताप ने, महाराणा प्रताप ने गोगुंदा से, ठीक है, बोलो गोगुंदा तो कमजोर स्थान है, गोगुंदा से और कुंभलगढ़ को क्या बना लिया, राजधानी बना लिया। कुंभलगढ़ को क्या बनाया, राजधानी बनाया, कुंभलगढ़ को राजधानी बनाया। ध्यान देने वाली बात है ये, राजधानी बनाया। इस तरीके के क्वेश्चनों का आजकल ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो महाराणा प्रताप ने गोगुंदा से किसको अपनी राजधानी बनाया, तो कुंभलगढ़ को अपनी राजधानी बना लिया था। राजा बनते ही, महाराणा बनते ही महाराणा प्रताप ने सबसे पहला काम क्या किया, अपनी राजधानी को एकदम दुरुस्त किया था। ठीक है, गोगुंदा एक कमजोर जगह बनी हुई थी, बोला कुंभलगढ़ का किला, ठीक है, जिसकी दीवारें ही इतनी मोटी हैं कि उनको कोई जीत नहीं सकता, इतना मजबूत परकोटा है, इतना मजबूत किला है कुंभलगढ़। इसी कारण राजधानी किसको बनाया इन्होंने, कुंभलगढ़, क्योंकि पहले अपने घर को सुरक्षित करना है, फिर बाद में इसके चारों तरफ के जो क्षेत्र हैं जहां मुगलों का अधिकार हो चुका है उनको जीता जा सके। ठीक है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की चर्चा करते हैं। अब देखिए साहब, महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप 1572 में मेवाड़ की गद्दी पर बैठ गए थे। ठीक है, यानी कि महाराणा बन गए थे, राज्याभिषेक हो चुका था। अब 1567-68 में चित्तौड़ का तीसरा व अंतिम शाखा हुआ था। ठीक है, अकबर इस पूरे मेवाड़ पर अपना अधिकार करना चाह रहा था। क्यों, क्योंकि वो पूरे राजस्थान पर एक नीति चलाई थी उसने, सुलह कुल नीति। ठीक है, या तो तलवार की दम से या फिर प्यार से मेरी अधीनता स्वीकार कर लो।
ठीक है, ये नीति चला रखी थी, इसी को नाम दिया गया था सुलह कुल नीति। ठीक है, तो महाराणा प्रताप के अलावा राजस्थान के लगभग लगभग राजाओं ने क्या कर लिया था, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, अब महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए अकबर ने कुछ शिष्टमंडल भेजे, यानी कि लोगों की एक टीम भेजी कि जाओ महाराणा प्रताप को समझाओ कि अगर तुम मेरी अधीनता स्वीकार कर लोगे तो तुम्हें इन इन चीजों का फायदा हो जाएगा। ठीक है, अब वो शिष्टमंडल कौन कौन से भेजे गए, लोगों की टोली कौन सी भेजी गई, कमेटी कौन सी भेजी गई, उसके बारे में बात करते हैं। किसके नेतृत्व में भेजी गई थी, कब भेजी गई थी, हर चीज पर चर्चा। तो देखिए हम यहां एक हेडिंग लगाते हैं, प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने आए शिष्टमंडल, इनको नाम क्या दिया गया, शिष्टमंडल। ठीक है, प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने आए शिष्टमंडल। ठीक है, इन शिष्टमंडलों की बात करेंगे हम। ठीक है, अब देखो शिष्टमंडलों को याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बना रखी है। क्या बना रखी है, ट्रिक। अरे गुरुजी वाह, आप तो हर चीज की ट्रिक बना लेते हो। ठीक है, तो भाई ट्रिक की क्या है, बड़ी शानदार सी है, जला मानसिंह। कौन, जला मानसिंह। ठीक है, जला मानसिंह बागा टोडर, बागा टोडर। अरे गुरुजी ट्रिक तो हर कोई बना ले, कौन सी बड़ी बात है, पर आपकी ट्रिक के बारे में सुना है कि इसमें कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। बोल बिल्कुल लॉजिक है भाई। देखो जला मानसिंह बागा टोडर, मेरी जो ट्रिक है ना उनमें कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर होता है। अब यहां मैंने 4 नाम लिखे हैं, जला मानसिंह बागा टोडर। ठीक है, तो देखो भाई क्या है, जला से नाम बनेगा, जला से नाम बनेगा जलाल खां। क्या नाम बनेगा, जलाल खां। ठीक है, मानसिंह से एक नाम बनेगा मानसिंह। क्या बनेगा, मानसिंह। बागा से नाम बनेगा भगवंत दास, और टोडर से एक नाम बनेगा टोडरमल। क्या बनेगा, टोडरमल। सबसे खास बात जो है लाडलो वो ये है कि ये क्रम से हैं। पहली शिष्टमंडल में कौन आया, जलाल खां। दूसरे में कौन आया, मानसिंह। तीसरे शिष्टमंडल में कौन आया, भगवंत दास। और चौथे शिष्टमंडल में कौन आया, टोडरमल। कौन आया था, टोडरमल। तो मैंने कहा कि हर ट्रिक में एक कोई ना कोई लॉजिक होता है। क्या होता है, लॉजिक होता है। अब देखो जलाल खां जलमानी इसका पूरा नाम है, यह आया था सबसे पहले नवंबर 1572 में। कब आया था, नवंबर 1572 में अकबर को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए यहां पर यह आया था। ठीक है, चलिए मानसिंह की बात करते हैं। लाडलो मानसिंह आया था जून 1573 में। कब आया था, जून 1573 में मानसिंह, जो कि भगवंत दास का बेटा था। ठीक है, भगवंत दास कौन है, आमेर का शासक हुआ करता था। कौन था, आमेर का शासक था। ठीक है, और इससे पहले इसका बेटा आया था मानसिंह जून 1573 में, इसको महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए। ठीक है, चलिए इसके बाद में भगवंत दास यानी कि बेटे से बात नहीं बनी तो बाप आया। बाप कब आया था, सितंबर में। कब आया था लाडलो, सितंबर 1573 में। इससे भी बात नहीं बनी तो फिर टोडरमल को अंतिम भेजा गया था दिसंबर में। कब भेजा गया, दिसंबर 1573 में टोडरमल को भेजा गया था। अब देखिए जलाल खां जलवानी को भेजा गया, सबसे पहले बात नहीं बनी। महाराणा प्रताप ने साफ मना कर दिया कि नहीं भाई, अपने को तो अधीनता स्वीकार करनी नहीं है। ठीक है, चाहे कितने भी फायदे हों। मानसिंह, मिर्जा मानसिंह के नाम से जिसे इतिहास में पढ़ा जाता है, तब तक ये मिर्जा मानसिंह नहीं था, सिर्फ मानसिंह था, राजा नहीं बना था, कुंवर था। ये अकबर के दरबार में चला गया था बचपन में, वो छोटी उम्र में चला गया था, अकबर की सेवा करता था। अकबर इसका फूफा भी लगता था। क्या लगता था, फूफा भी लगता था। अब देखिए मानसिंह के बारे में बात आती है कि मानसिंह जब इसको समझाने के लिए गया था, ठीक है, अधीनता स्वीकार करवाने के लिए, महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए गया था, तो कहते हैं कि ये पिछोला झील के किनारे इसको ठहराया गया था। ठीक है, पिछोला झील के किनारे इसको ठहराया गया और कहते हैं कि बढ़िया एकदम दावत बनाई गई, पार्टी, बढ़िया वाला खाना पीना बनाया गया था और वहां इसे ठहराया गया मानसिंह को। ठीक है, खीर बनी थी, खीर।
अब जैसे ही मानसिंह पहुंचा, वो लगे हुए थे, बारदाने लगे हुए थे, तंबू वंबू लगे हुए थे, रुकने के लिए पूरी बढ़िया व्यवस्था की गई थी। मानसिंह जब पहुंचा वहां तो सुबह के खाने का टाइम हुआ और उसी खाने पर बातचीत होनी थी आगे। वो फायदा गिनाता कि देख भाई, मेरे फूफा की गुलामी कर लेगा तो ये फायदा हो जाएंगे, और मेरी देख बुआ एकदम मस्त रह रही है अकबर के साथ में। ठीक है, हाँ भैया। तो मानसिंह ये फायदे सुनाने के लिए उधर रुका हुआ था। महाराणा प्रताप आएंगे, उनको मैं समझाऊंगा ये सारी चीजें। ठीक है, अब महाराणा प्रताप नहीं गए, मानसिंह से मिलने के लिए नहीं गए। महाराणा प्रताप ने अपने बेटे अमर सिंह को भेजा था। किसको भेजा? अमर सिंह को। ठीक है, अब अमर सिंह को देख करके मानसिंह का दिमाग सनक गया। बोले यार हम आए हैं, अरे अकबर हमारा फूफा है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर अकबर को फूफा बनाना भी मतलब एक अपने आप में बहुत बड़ी प्राउड वाली चीज थी, बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि दिल्ली और पूरे भारत का बादशाह था अकबर। और भाई अपनी बुआ देख करके फूफा बना रहा है, कोई उसको जीजा बना रहा है। ठीक है, तो बड़ी बात हुआ करती थी। अब भाई मान सिंह ने देखा कि यार महाराणा प्रताप नहीं आया मिलने के लिए, चेले को भेज दिया, अपने बेटे को भेजा है अमर सिंह को मिलने के लिए। है, ये तो यार बेइज्जती कर दी हमारी। तो कहते हैं कि मान सिंह ने खाना नहीं खाया, मान सिंह ने खाना नहीं खाया और पूछा अमर सिंह से कि आपके पिताजी नहीं आए। तो अमर सिंह कहता है कि पिताजी के सिर में दर्द है इसलिए वो नहीं आए। मान सिंह तुरंत समझ गया, बोले ये जलता है, प्रताप मेरे से जलता है, क्योंकि मेरी बुआ किसकी लुगाई है? मेरी बुआ किसकी लुगाई है? अकबर की लुगाई है। इस वजह से यानी कि राजपूतों ने अपनी बहु बेटियां किसके लिए ब्याह रखी हैं? मुसलमानों के लिए, मुगलों के लिए ब्याह रखी हैं। इसी वजह से महाराणा प्रताप जलन रखता है हम आमेर वालों से। ठीक है, तो भाई साहब मान सिंह के जैसे ही कहा कि पिताजी के सिर में दर्द है और वो इसलिए नहीं आ सकते। ठीक है, तो मान सिंह वहां से गुस्सा होकर के बिना खाना खाए निकलता है और कहता है कि मैं जल्दी वापस लौटूंगा और तुम्हारे पिताजी के सिर दर्द का इलाज भी अपने साथ में लेकर के आऊंगा। अब देखो भैया, ऐसी बात चले तो ये का चुलबुलो आदमी हुए हैं, जाके कीड़ा काट जाए एकदम से। अब वहीं अमर सिंह के साथ में एक मेवाड़ी सरदार बन के, देखो अकबर के भतीजे जब इलाज लेके आवे ना महाराणा प्रताप के सिर दर्द को, तो अपने फूफा भी अभी संग लेके आई हो, यानी कि अकबर संग लेके आई। ओए होए होए होए, इतना कहने पे तो भैया मान सिंह यूं समझ लो जैसे बंदर की पूंछ में आग लगा दी हो। मान सिंह जल करके राख हो गया था। ठीक है, कहने के लिए बड़ा अच्छा था, हाँ भाई कि कौन, अरे अकबर है। अब रियलिटी तो पता ही है सबको कि भाई बुआ अकबर के लिए ब्याही है, तो फिर सुनना भी तो पड़ेगा ना। ठीक है, तो मान सिंह को बहुत बुरा लगा। मान सिंह जब दरबार में पहुंचा, अकबर के दरबार में पहुंचा, बोले नहीं माना, महाराणा प्रताप तो बहुत जिद्दी है, और अगर भविष्य में कभी भी महाराणा प्रताप से युद्ध हो, ठीक है, मान सिंह वहां जाकर के कहता है कि महाराणा प्रताप से अगर कभी भी भविष्य में युद्ध हो तो उसके खिलाफ मैं लड़ने के लिए जाऊंगा। ठीक है, फूफा मेरी इतनी सी इज्जत रख लियो। फिर भाई मान सिंह नहीं माना, फिर बेटे से नहीं माना तो किसको भेजा? बाप को। मान सिंह का बाप कौन है? भगवंत दास। सितंबर 1573 में यह शिष्टमंडल लेकर के आए, लेकिन महाराणा प्रताप ने अधिज्ञा स्वीकार करने से मना कर दिया। ठीक है, और अंत में किसको भेजा गया? टोडरमल को भेजा गया था। किसको भेजा गया? टोडरमल को अंत में भेजा गया था। ठीक है सर, चारों शिष्टमंडल ये नाकामयाब रहे महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने की। ठीक है, देखो ये इतना तो अकबर को भी पता था कि महाराणा प्रताप अधीनता स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन महाराणा प्रताप चाह रहे थे कि युद्ध होना तो तय है, लेकिन जितना लेट युद्ध होगा उतना महाराणा प्रताप के लिए अच्छा रहता। रीजन उसका क्या था? 1567-68 में ही चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था। ठीक है, कुछ समय ही बीता था, 5 साल हुए थे, और तुरंत युद्ध करो। तो एक तो पहले ही क्योंकि साका हुआ था, केसरिया किया लोगों ने, महिलाओं ने जौहर किया था, तो पूरी की पूरी जनता ही खत्म हो गई थी उस केसरिया और साके में। तो इस वजह से महाराणा प्रताप चाह रहे थे कि कुछ समय के लिए अपन धन इकट्ठा कर लें, लोगों का रहने सहने का और युद्ध की तैयारियां पूरी कर लें, जितना हमें समय मिल जाता है उतना अच्छा होगा। ठीक है, कुल मिलाकर के 4 शिष्टमंडल आए। कितने आए? 4 शिष्टमंडल आए। जब चारों शिष्टमंडलों से कोई बात नहीं बनी तो भैया यहां फिर युद्ध की तैयारियां शुरू होती हैं। ठीक है, युद्ध की तैयारियां शुरू होती हैं। अब देखो साहब, युद्ध की तैयारी, ठीक है, युद्ध की तैयारी आगे चल करके हल्दी घाटी का युद्ध होना है ना? हल्दी घाटी का युद्ध है। तो यहां से मैं एक पॉइंट में लिख देता हूं, हल्दी घाटी युद्ध की योजना।
ठीक है, हल्दी घाटी युद्ध की योजना। अब हल्दी घाटी युद्ध की योजना दो लोगों ने बनाई, एक तो था अकबर। कौन था भैया? अकबर। अकबर ने युद्ध होना था। और दूसरा कौन सा था? महाराणा प्रताप। कौन था? महाराणा प्रताप। इसने हल्दी घाटी युद्ध की योजना बनाई। ठीक है, युद्ध की तैयारियां कर रहे हैं दोनों के दोनों, इधर प्रताप भी कर रहा है और उधर कौन कर रहा है? अकबर कर रहा है। अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध की योजना को जो अंतिम रूप दिया था वो दिया था मैगजीन दुर्ग में। कहां पर दिया था? मैगजीन दुर्ग। ठीक है, जिसे हम अकबर का दौलत खाना कहते हैं, यानी कि कहां पर है ये? अजमेर में। कहां पर है लाडलो? अजमेर में है। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध की योजना को जो अंतिम रूप दिया था, या हल्दी घाटी युद्ध की जो योजना बनाई थी, वो अपनी राजधानी में ही बैठ करके, और राजधानी कहां है? कुंभलगढ़। कहां पर है लाडलो? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ में हल्दी घाटी युद्ध की योजना को अंतिम रूप दिया था। यहां तक की बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए अब क्या हुआ? अकबर ने भी हल्दी घाटी युद्ध की योजना बना ली, महाराणा प्रताप ने भी बना ली। ठीक है, अब इस मैगजीन दुर्ग से, ठीक है, मैगजीन दुर्ग से यहां हल्दी घाटी युद्ध की योजना बनी। अब उसकी सुनिए, मैगजीन दुर्ग, मैगजीन दुर्ग। ठीक है, इस मैगजीन दुर्ग में हल्दी घाटी युद्ध की योजना बनाई अकबर के द्वारा, और यहां पर मुख्य सेनापति बनाया किसको? मुख्य सेनापति भाई वही अपना भतीजा मानसिंह ने कही ना कि महाराणा प्रताप के खिलाफ जब भी कभी आगे भविष्य में युद्ध करना हो तो मेरे को भेजना। तो अकबर ने मुख्य सेनापति बना दिया किसको? मानसिंह को। किसको बना दिया? मानसिंह को बना दिया। ठीक है, और मानसिंह यहां मैगजीन दुर्ग से, अजमेर से अपनी सेना लेकर के रवाना होता है 3 अप्रैल को। कब हुआ? 3 अप्रैल। ध्यान देने वाली बात है, ये ऐसे क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। 3 अप्रैल 1576 को मैगजीन दुर्ग से अपनी सेना लेकर के रवाना हो जाता है। ठीक है, यहां से रवाना होता है और 2 महीने के लिए, 2 माह के लिए ये मांडलगढ़ में रुकता है। कहां पर रुकता है? मांडलगढ़। ठीक है, मांडलगढ़ में 2 महीने के लिए रुकता है। हल्दी घाटी युद्ध होने से पहले, यानी कि 3 अप्रैल 1576 को अपनी सेना लेकर के चला था और 2 महीने के लिए मांडलगढ़ में रुका था, यानी कि महाराणा प्रताप को डराने के लिए। तो देख भाई, सेना आ गई है, अभी भी तेरे पास में अंतिम मौका है, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले। लेकिन महाराणा प्रताप ये इसके लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं होते। ठीक है, इसके बाद में मांडलगढ़ ठहरा। मांडलगढ़ के बाद में फिर एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है मोलेला गांव। क्या नाम है? मोलेला गांव। ठीक है, मोलेला गांव में यहां पर फिर ये अंतिम पड़ाव अपना डालता है। ठीक है साहब, अब इससे पहले जब मानसिंह सेनापति लेकर के सेना लेकर के चल रहा था, मानसिंह अपनी सेनापति लेकर के चल रहा था, तो सबसे पहले बात तो यही आती है कि मानसिंह कौन था? हिंदू। ठीक है, अकबर कौन था? मुस्लिम। यानी कि मुख्य सेनापति बना दिया किसको? एक हिंदू को। इस बात से सारे के सारे जो मुस्लिम सैनिक थे और मुस्लिम दरबारी थे, ठीक है, मुस्लिम दरबारी थे, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं? नाराज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नाराज हो जाते हैं। देखो, इस मुख्य सेना मानसिंह के साथ में आया था बंदायूनी खां। कौन आया था? बंदायूनी खां। ठीक है, बंदायूनी खां, जो कि इस हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा हाल लाइव वर्णन किया है बंदायूनी खां ने। इस युद्ध का, हल्दी घाटी युद्ध का, बंदायूनी खां का संरक्षक, अंगरक्षक, ठीक है, अंगरक्षक, जिसका नाम था नकीब खां। क्या नाम था? नकीब खां। ठीक है, नकीब खां। नकीब खां से कहा, भाई यहां बंदायूनी खां था, बोला चल भाई नकीब खां, चलो हल्दी घाटी के युद्ध में चल रहे हैं भाई, मैं वहां लिखने का काम करूंगा, तू मेरी रक्षा करना। नकीब खान ने मना कर दिया, बोल नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं एक हिंदू के नेतृत्व में युद्ध नहीं लड़ सकता। अगर यहां हमारा मुख्य सेनापति कोई मुस्लिम होता तो मैं सबसे पहले अपनी जान दे देता। ठीक है, तो नकीब खान ने क्या कर दिया था? मना कर दिया था कि भाई एक हिंदू जो शासक है या हिंदू सेनापति है, उसके नेतृत्व में युद्ध लड़ना ये अल्लाह के या हमारी कुरान के खिलाफ है, अल्लाह के जो नियम है उनके खिलाफ है। ठीक है, तो नकीब खान सूरी ने क्या कर दिया था? जाने से मना कर दिया था। ठीक है साहब, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन हल्दी घाटी युद्ध जो है उसका पूरा का पूरा डायग्राम बना के यहां पर पूरी सेना खड़ी करते हैं। पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो।
देखिए साहब, ऐसा डायग्राम बनाऊंगा कि आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा। हल्दी घाटी युद्ध, राजसमंद। जिले की अगर बात करता है तो कौन सा है? राजसमंद। ठीक है। वैसे ये जो युद्ध है, हल्दी घाटी का जो युद्ध है, ये हुआ था खमनोर व गोगुंदा के मध्य। गोगुंदा के मध्य। अब सुनो, हल्दी घाटी नामक स्थान जो है लाडलो, ये तो पड़ता है राजस्थान, राजसमंद में। कहां पड़ता है? राजसमंद में पड़ता है। ठीक है। लेकिन इसका जो क्षेत्र है, मुख्य रूप से क्षेत्र है, वो खमनोर व गोगुंदा के मध्य पड़ता है। अब देखो, खमनोर पड़ता है राजसमंद में, गोगुंदा पड़ता है कहां पर? उदयपुर में। कहां पड़ता है? उदयपुर में। ठीक है। चलिए, अब इसके बारे में बात करते हैं, इस युद्ध के बारे में कि यह युद्ध कब हुआ था। तो देखो लाडलो, इसकी दो डेट आती है। हल्दी घाटी शिलालेख के अनुसार तो यह युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को। कब हुआ था? 18 जून 1576 को तो हुआ है ये हल्दी घाटी शिलालेख के अनुसार। हल्दी घाटी शिलालेख के अनुसार, शिलालेख के अनुसार। ठीक है। लेकिन इसकी दूसरी डेट भी देखने को मिलती है, 21 जून 1576, और एग्जाम में भी पूछी गई है। 21 जून 1576 ये बात कही है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने। किसने कही है? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ये जो युद्ध है वो कब हुआ है? 21 जून 1576 को। कब हुआ है? 21 जून 1576 को हुआ है। ठीक है। चलिए, अब इस युद्ध में, युद्ध को शुरू कर रहे हैं तो हम अपनी यहां पर सेना बना लेते हैं। ये एक बीच में हमने इनकी लाइन खींच दी। ठीक है। एक साइड में मुगल और एक साइड में कौन आएंगे? एक साइड में कौन आएंगे? प्रताप। ठीक है। तो इधर तो है भैया प्रताप की सेना। प्रताप की सेना। बड़ा ही शानदार सा डायग्राम बनाऊंगा, स्क्रीनशॉट इसका ले लेना। और जबरदस्त तरीके से आप इसको कहां पर लगाइयो भैया? वहीं लगाइयो जहां लगा सकें। ठीक है। और मैं यहां भाई जीके दीपक डागोर लो। ठीक है। बड़ा शानदार सा बनाऊंगा, आज तक आपको ये चीज देखने को नहीं मिली होगी। ठीक है। चलिए साहब, इधर प्रताप की सेना है और इधर अकबर की सेना है। किसकी सेना है? अकबर की सेना। इतनी बात याद रखना लाडलो कि भैया अकबर और प्रताप का कभी भी आमना सामना नहीं हुआ है। ठीक है। महाराणा प्रताप और अकबर का कभी भी अपने पूरे जीवन में आमना सामना नहीं हुआ, एक दूसरे के सामने नहीं आए। खूब इनकी लड़ाइयां प्रसिद्ध हैं, पूरे विश्व भर में इनकी लड़ाइयां प्रसिद्ध हैं, लेकिन एक दूसरे के सामने ये नहीं आए। ठीक है। चलिए, अब यहां प्रताप ने पड़ाव डाला। सबसे पहले तो इसी की बात करेंगे कि महाराणा प्रताप ने पड़ाव कहां पर डाला था। पड़ाव डाला तो ये कुंभलगढ़ से अपनी सेना लेकर के और कौन से गांव में आ जाता है? लोसिंग गांव में। कौन से गांव में? लोसिंग गांव में। ठीक है। ये हो गया। इधर अकबर की सेना नेतृत्व कौन कर रहा है? मानसिंह। कौन कर रहा है? मानसिंह। मानसिंह 3 अप्रैल 1576 को मैगजीन दुर्ग से सेना लेकर के चला था और पहला पड़ाव उसने मांडलगढ़ में डाला था 2 महीने के लिए। ठीक है। और मांडलगढ़ से वो अंतिम पड़ाव जो डालता है वो डालता है, यानी कि यहां लिख सकते हैं हम मानसिंह, इसने पड़ाव डाला। ठीक है। पड़ाव डाला मोलेला गांव में। मोलेला गांव, मोलेला गांव पड़ता है आपके राजसमंद में। कहां पड़ता है? राजसमंद में पड़ता है। यहां पर इसने पड़ाव डाला है। ठीक है। पहला पड़ाव कहां डाला था?
पहला पड़ाव इसने मंडलगढ़ में डाला था। प्रताप के दूत दुर्सा पूर्विया और नेता सिसोदिया। ठीक है, महाराणा प्रताप के जो दूत हैं उनका नाम है दूत दुर्सा पूर्विया और नेता सिसोदिया। इन्होंने ही कहा था कि भैया जो शत्रु सेना है यानी कि अकबर की जो सेना है वो कहां पर आ चुकी है, बनास नदी के तट पर पहुंच चुकी है, यहां तक पहुंच चुकी है। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ी सी बात करेंगे अन्य चीजों के बारे में। तो देखो भैया, यहां बीच में बैठा हुआ है कौन, महाराणा प्रताप। बीच में कौन बैठा हुआ है, महाराणा प्रताप बैठे हुए हैं, और इनके साथ में बैठा हुआ है महाराणा प्रताप के साथ में बैठे हुए हैं भामाशाह। कौन बैठा हुआ है, भामाशाह, जो कि इनका प्रधानमंत्री है, हल्दी घाटी युद्ध के बाद बनाया गया था। और इसी के साथ में भामाशाह का भाई है जिसका नाम है ताराचंद। क्या नाम है, ताराचंद, वो भी यहीं पर बैठा हुआ है। ठीक है, और इधर की तरफ यानी कि ये हो जाएगा बायां भाग। ठीक है, ये हो जाएगा बायां भाग, बायां भाग। ठीक है, अब बाएं भाग में कौन कौन बैठे हुए हैं सेना लेकर के, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, यहां पर बैठा हुआ है झाला मानसिंह, कौन है, झाला मानसिंह। ये नेतृत्व कर रहा है बाएं भाग का, किस कौन से का, बाएं भाग का। ठीक है, इसके अलावा झाला बींदा, और कौन है, झाला बींदा। ठीक है, इसके अलावा और कौन है, मानसिंह सोनगरा। महाराणा प्रताप के जो मामा हैं मानसिंह सोनगरा, वो यहां पर खड़े हुए हैं। ठीक है, यह बायां भाग हो गया। अब बात करते हैं हम आगे की। ठीक है, आगे की, यानी कि इसे कहा जाता है अग्रभाग, या फिर इसे कहते हैं हम हराबल सेना। हराबल सेना, आगे का जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, हराबल सेना कहते हैं। ठीक है, तो इसका नेतृत्व कर रहा है हाकिम खां सूरी। कौन कर रहा है, हाकिम खां सूरी। ठीक है, इसके अलावा रावत कृष्णदास, भीम सिंह, और है सांगा। ये सांगा देवगढ़ का था, कहां का था, देवगढ़ का। ठीक है, और कौन है, रामदास। रामदास कहां का था, बदनौर का। कहां का था, बदनौर का। ठीक है साहब, चलिए, तो लाडलो, इधर हराबल सेना का हाकिम खां सूरी, ठीक है, मुख्य सेनापति था महाराणा प्रताप का, और महाराणा प्रताप की हराबल सेना का नेतृत्व उसने किया था। ठीक है, यह इधर का हो गया। नीचे की बात कर लेते हैं, यानी बायां भाग, और इसे नीचे के भाग को कहेंगे हम दायां भाग। क्या कहेंगे, दायां भाग, दायां भाग। तो दाएं भाग का जो नेतृत्व है वो कर रहे हैं राम सिंह ग्वालियर, ग्वालियर के राम सिंह। ठीक है, और ये वाला जो भाग है इसे कहा जाता है चंद्रावल, चंद्रावल।
चंद्रावल का नेतृत्व कौन कौन कर रहे हैं? पूंजा भील, और गोपीनाथ, जगन्नाथ, रतन चंद मेहता, केशव चारण, और जैसा। ठीक है साहब। यह है मानसिंह। चलिए साहब, यह आपके सामने क्या है, मैप बन करके तैयार हो गया है। तो देखिए, सबसे पहले इधर की बात कर रहे हैं। महाराणा प्रताप ने जो अपना पहला पड़ाव डाला था, ठीक है, यानी कि जो पड़ाव डाला था वो कुंभलगढ़ से निकल करके कहाँ, लोसिंग गांव, जो कि राजसमंद में पड़ता है, खमनौर के पास में है। और महाराणा प्रताप के जो दूत हैं, जिनका नाम है दुर्सा पूर्विया, नेता सिसोदिया, इन्होंने ही महाराणा प्रताप को सूचना दी थी कि जो अकबर की सेना है या मानसिंह की जो सेना है वो कहां पर आ चुकी है, बनास नदी के तट पर आ चुकी है। ठीक है साहब। महाराणा प्रताप बीच में खड़े हुए हैं, अपने घोड़े चेतक पर बैठे हुए हैं, और इनके साथ में कौन है, यहाँ भामाशाह है, और भामाशाह का भाई ताराचंद भी यहाँ पर है। बायां भाग जिसे हम कहेंगे बायां भाग, ठीक है, क्योंकि जैसे इधर से खड़े हुए हैं तो बायां भाग यानी कि लेफ्ट साइड वाला, यहाँ का बायां भाग का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो झाला मानसिंह। नेतृत्व करता कौन है, झाला मानसिंह है, और झाला बींदा और मानसिंह सोनगरा इनके क्या है, सहयोगी हैं। मुख्य सेना होती है हराबल सेना। कौन सी है, हराबल सेना, ठीक है। हराबल सेना का जो नेतृत्व कर रहा है वो हकीम खां सूरी, ठीक है।
एकमात्र मुस्लिम सेनापति जिसने, जो कि महाराणा प्रताप के साथ में था। ठीक है, देखो दो बड़े युद्ध लड़े हैं मेवाड़ ने, खानवा का युद्ध और हल्दी घाटी का युद्ध। खानवा के युद्ध में भी एकमात्र मुस्लिम सेनापति था जिसका नाम था हसन खां मेवाती। यहां भी एकमात्र मुस्लिम सेनापति है जिसका नाम है हकीम खां सूरी। ठीक है, हकीम खां सूरी की इस युद्ध में मृत्यु हो जाती है और यहीं पर खमनौर में ही इसका क्या बना हुआ है, मकबरा बना हुआ है। ठीक है, खमनौर में इसका क्या बना हुआ है, मकबरा। महाराणा हरावल सेना जो है, आगे की जो सेना होती है उसे हम हरावल सेना कहते हैं। रावत कृष्णदास भी इसमें साथ में है, भीम सिंह है, सांगा है देवगढ़ का, और रामदास बदनौर के यहां इसके साथ में। ठीक है, दाएं भाग में कौन है, राम सिंह ग्वालियर के, और इनके जो सहयोगी हैं वो दाएं भाग में खड़े हुए हैं। चंद्राबल सेना जो कि पीछे की सेना है, पूंजा भील या राणा पूंजा जिसे हम कहते हैं, गोपीनाथ है, जगन्नाथ है, रतन चंद मेहता, केशवदास चारण और जैसा। ठीक है, ये यहां पिछले भाग में खड़े हुए, पश्चिम भाग भी कहते हैं, इसे चंद्राबल सेना भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि महाराणा प्रताप के पास रिजर्व सेना नहीं थी, इन्होंने छापामार युद्ध के तहत इन्होंने क्या किया था, युद्ध लड़ा था। जो भी यानी कि जनता थी, ठीक है, जो जनता थी उनको तो भेज दिया था पहाड़ी भागों में। कहां पर भेज दिया था, पहाड़ी भागों में, और लगभग 300 की सेना लेकर के इन्होंने पहला अटैक किया था, यानी कि अकबर की सेना के ऊपर पहला अटैक किया था इन्होंने। लगभग 300 लोगों की सेना, सैनिकों की सेना लेकर के पहला अटैक हुआ था। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं अकबर की सेना की तरफ। तो देखो अकबर की जो सेना है, यानी कि मिर्जा मानसिंह के नेतृत्व में आ रही है। ठीक है, सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है, मानसिंह, मिर्जा मानसिंह कर रहा है। ठीक है, मिर्जा मानसिंह का सहायक सेनापति कौन है, आसफ का। मिर्जा मानसिंह का सहायक सेनापति, ठीक है, मैं यहां लिख भी सकता हूं, सहायक सेनापति। मिर्जा मानसिंह का सहायक सेनापति कौन है, आसफ खां, जो कि मानसिंह की हरावल सेना में खड़ा हुआ है। हरावल सेना का नेतृत्व कर रहा है हासिम भरा। कौन कर रहा है, हासिम भरा तो नेतृत्व कर रहा है, लेकिन जगन्नाथ कछवा क्या कर रहा है, यहां पर सपोर्ट में है हरावल सेना के में। ठीक है, और आसफ खां जो कि मानसिंह का सहायक सेनापति है वो भी आगे खड़ा हुआ है। ठीक है, दाएं भाग की बात करें तो सैयद अहमद खां है। कौन है, सैयद अहमद खां। ठीक है, बाएं भाग में गाजी खां बख्शी और लूड़करण है। ठीक है, अंगरक्षक सेना, बॉडीगार्डों की जो सेना होती है उसका नेतृत्व कौन कर रहा है, बंदायूनी खां कर रहा है। और चंद्रावल सेना यानी कि जो रिजर्व फोर्स के लिए रखी गई थी एक तरीके से, वो भी कौन है, मेहतर खां कर रहा है। और आरक्षित सेना यानी कि ये भी एक रिजर्व फोर्स है जिसका नेतृत्व कौन कर रहा है, माधो सिंह कर रहा है। कौन कर रहा है, माधो सिंह इसका नेतृत्व कर रहा है। इस तरीके का ये डायग्राम बनता है। ठीक है, चलिए यहां तक की बात हो जाती है। यहां पर कुछ बात याद रखने वाली है कि जो ये पहली लड़ाई हुई थी, ठीक है, यानी हल्दी घाटी युद्ध या छापामार युद्ध के तहत लड़ा गया था, तो जो पहला संघर्ष हुआ था, ठीक है, पहला संघर्ष यानी हल्दी घाटी के पास का ही स्थान है ये। पहला जो संघर्ष हुआ है लाडलो, वो तो हुआ है लोसिंग गांव में। कहां पर हुआ है, लोसिंग गांव में। ठीक है, यानी कि जहां महाराणा प्रताप की सेना रुकी हुई थी वहां पर हुआ था। ठीक है, और दूसरा जो संघर्ष हुआ था, दूसरा संघर्ष यानी कि दूसरा जो संघर्ष हुआ, क्योंकि यहां किया था लोसिंग गांव में, मानसिंह की सेना आई, इन्होंने आकर के आक्रमण किया। महाराणा प्रताप की सेना ने पहला बार इतनी भयंकर तेजी से किया था कि इनको पीछे धकेल दिया, मानसिंह की सेना को बहुत पीछे तक धकेल करके ले गए। और दूसरा जो संघर्ष हुआ था वो हुआ था रक्त तलाई में। कहां पर हुआ था, रक्त तलाई नामक स्थान पड़ता है, यहां पर दूसरा संघर्ष हुआ था। ठीक है, चलिए इस युद्ध का जो आंखों देखा वर्णन किया है वो किसने किया है, बंदायूनी खां, कादिर बंदायूनी खां ने अपनी पुस्तक में, मैं नाम लिख दूंगा, अपनी पुस्तक में इसका क्या किया है, आंखों देखा वर्णन लिखा है। ठीक है, तो भैया ये इस तरीके का मैप बन करके आता है आपके हल्दी घाटी युद्ध का। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो बढ़िया गजब तरीके से। ठीक है,
चलिए साहब, एक बार हम थोड़ा सा दोबारा से देख लेते हैं कुछ चीजों को। देखिए ये हल्दी घाटी का युद्ध है, तो इधर तो आपके मैंने डेट बताई दी थी, एक तो 18 जून, ठीक है, 18 जून 1576, और दूसरी जो डेट मानी जाती है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार वो 21 जून 1576 मानी जाती है, ठीक है। ये दो डेटें हैं, ये आपके हल्दी घाटी शिलालेख के अनुसार है। इधर कौन कौन है? महाराणा प्रताप है, महाराणा प्रताप, ये बेसिक चीज देख रहे हैं हम, है ना। महाराणा प्रताप है, इनके साथ में इनका बेटा भी है जिसका नाम क्या है? अमर सिंह। क्या नाम है? अमर सिंह, ठीक है। इसके साथ में इनका क्या है? सेनापति, ठीक है, सेनापति जिसका नाम है राणा पूंजा। क्या नाम है? राणा पूंजा। देखो भैया, राणा पूंजा जो है ये जाति से वैसे भील थे। कौन थे? भील। लेकिन महाराणा प्रताप ने, पता था महाराणा प्रताप को कि भील भाई युद्ध लड़ने में माहिर होते हैं, तीर चलाने में बड़े माहिर होते हैं, तो हर जाति के लोगों को इन्होंने अपनी सेना में शामिल किया था। राणा पूंजा जो कि महाराणा प्रताप के लिए हर समय जान देने के लिए तैयार रहता था, इस मात्र मेवाड़ के महाराणाओं के अलावा सिर्फ एक व्यक्ति को आजादी थी अपने नाम के आगे राणा लगाने की, और वो कौन था? पूंजा भील। कौन था भैया? पूंजा भील। इसीलिए इसके नाम के आगे जो मिलता है, क्या मिलता है? राणा पूंजा मिलता है। क्या मिलता है? राणा पूंजा, ठीक है। चलिए, ये हो गया। इसके अलावा इनका एकमात्र मुस्लिम सेनापति जिसने खानवा के युद्ध में साथ दिया, सॉरी हल्दी घाटी युद्ध में साथ दिया, नाम क्या है? हकीम खां सूरी। क्या नाम है? हकीम खां सूरी, यही नाम है, हकीम खां सूरी, ठीक है साहब। ये हो जाता है हकीम खां सूरी। हकीम खां सूरी की क्या हो जाती है? इसी युद्ध में लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो जाता है, और इसका खमनोर में क्या बना हुआ है? मकबरा बना हुआ है। खमनोर में क्या बना हुआ है? मकबरा, ठीक है। लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया, खमनोर में इसका क्या बना दिया गया? मकबरा बना दिया गया, ठीक है। अच्छा, इधर हम बात करते हैं अकबर के बारे में। तो यहां मुख्य सेनापति जो है वो कौन है? मुख्य सेनापति मानसिंह है, मिर्जा मानसिंह है, ठीक है। इसके अलावा इसके साथ में सहायक सेनापति कौन है? सहायक सेनापति जिसका नाम है आसफ खां। क्या नाम है? आसफ खां, ठीक है। और इधर इतिहासकार बंदायूनी खां भी इनके साथ में आया है, बंदायूनी खां, ठीक है। बंदायूनी खां कहते हैं कि इस हल्दी घाटी के युद्ध में इधर मानसिंह की सेना, उसने भी केसरिया रंग के वस्त्र धारण कर रखे थे, और इधर महाराणा प्रताप की जो सेना है उसने भी केसरिया रंग के वस्त्र धारण कर रखे थे। अब कहते हैं कि बंदायूनी खां का जो एक अंगरक्षक था, ठीक है, वो कहता है कि भाई यहां तो पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सी महाराणा प्रताप की सेना है, कौन सी मानसिंह की सेना है। तो बंदायूनी खां कहता है कि जो भी केसरिया वस्त्र पहने हुए दिखे उसे तुम तो काटते चलो बस, ठीक है, तुम तो उसे काटते चलो, जो भी केसरिया वस्त्र पहन रखे हैं, चाहे वो मानसिंह की सेना का हो चाहे वो प्रताप की सेना का हो, मरेगा तो हिंदू ही, फायदा तो इससे किसको होगा? इस्लाम धर्म को ही फायदा होगा। ऐसा कहा था किसने? बंदायूनी खां ने यह बात कही थी, ठीक है। चलिए, अब भैया यहां एक बात याद रखनी है कि इस बंदायूनी खां ने लाइव युद्ध का वर्णन किया है, लाइव युद्ध का वर्णन। बंदायूनी खां की पुस्तक है जिसका नाम है मुंतकाफ उल तारिख। क्या नाम है? मुंतकाफ उल तारिख। मुंतकाफ उल तारिख नामक ग्रंथ में, ठीक है, मुंतकाफ उल तारिख नामक पुस्तक में हल्दी घाटी युद्ध का लाइव वर्णन मिलता है, और ये किसके द्वारा लिखी गई है? बंदायूनी खां के द्वारा ये लिखी गई है, ठीक है। चलिए, यहां तक की बात हो जाती है। इसके बाद में देखो भैया, हल्दी घाटी युद्ध के उपनाम, हल्दी घाटी युद्ध के उपनाम,
यानी कि इतिहासकारों ने हल्दीघाटी युद्ध को अलग अलग नामों से पुकारा है, उनकी थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इसे मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? मेवाड़ की थर्मोपल्ली। क्या कहा है? मेवाड़ की थर्मोपल्ली कर्नल जेम्स टोड के द्वारा यह नाम दिया गया है। ठीक है, हल्दीघाटी युद्ध, हल्दीघाटी युद्ध, ये दोनों के दोनों नाम जो दिए हैं वो किसने दिए हैं? कर्नल जेम्स टोड ने। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा ये दोनों नाम दिए गए हैं, मेवाड़ की थर्मोपल्ली और हल्दीघाटी का युद्ध। ठीक है, एक नाम दिया गया है खमनोर का युद्ध, खमनोर का युद्ध, क्योंकि खमनोर नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, खमनोर नामक स्थान पर हुआ था, इसीलिए इसे खमनोर का युद्ध कहा जाता है। और यह बात किसने कही है? अबुल फजल ने। किसने कही है? अबुल फजल ने। अबुल फजल इतिहासकार है। अबुल फजल ने हल्दीघाटी युद्ध को किस नाम से पुकारा है? खमनोर का युद्ध। किस नाम से? खमनोर का युद्ध। और कौन सी पुस्तक में? अकबरनामा। अकबरनामा नामक इसने पुस्तक लिखी है, अकबरनामा, उसमें अकबरनामा में। ठीक है, खमनोर का युद्ध हो गया। इसके बाद में इसे गोगुंदा का युद्ध कहा जाता है, गोगुंदा का युद्ध। और गोगुंदा का युद्ध बंदायूनी खान ने अपनी पुस्तक मुंतकाब उल तारिख में कहा है। किसने कहा है ये बात? बंदायूनी खान ने, बंदायूनी खान ने। ठीक है, बंदायूनी खान ने हल्दीघाटी युद्ध को किस नाम से पुकारा है? गोगुंदा का युद्ध। किसका युद्ध? गोगुंदा का युद्ध। और कहा जाता है इसे बनास का युद्ध। क्या कहते हैं? बनास का युद्ध, क्योंकि बनास नदी के किनारे ये लड़ा गया था, इसीलिए बनास का युद्ध। और इसे कई इतिहासकार कहते हैं हाथियों का युद्ध। क्या कहते हैं? हाथियों का युद्ध। यानी कि कुछ इतिहासकारों के द्वारा इसे बनास का युद्ध और हाथियों का युद्ध कहा जाता है। ठीक है, ये हल्दीघाटी युद्ध के क्या हो जाते हैं? उपनाम हो जाते हैं। क्या हो गए भैया? उपनाम हो गए। ठीक है, यहां तक का बात आ गई? स्क्रीनशॉट लो इसका एक बार। चलो सर, अब देखिए इस हल्दीघाटी युद्ध से जुड़ी हुई कुछ बातें। प्रताप के हाथी, प्रताप के हाथी, घोड़े का नाम तो पता ही है, क्या नाम है? चेतक। ठीक है, प्रताप के हाथी की बात करें तो एक हाथी तो था जिसका नाम था लूणा। क्या नाम था? लूणा। ठीक है, और एक हाथी था जिसका नाम था राम प्रसाद। क्या नाम था? राम प्रसाद। ठीक है, प्रताप का घोड़ा, प्रताप का घोड़ा और घोड़े का नाम है चेतक। क्या नाम है? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या है? चेतक। ठीक है, चलिए साहब, इधर हम बात करें मानसिंह का हाथी, मिर्जा मानसिंह जिस हाथी पर बैठा हुआ था उसका नाम था मर्दाना। क्या नाम था? मर्दाना। ठीक है, इधर मुगलों के हाथियों की बात करें, क्योंकि हाथियों के मध्य भी युद्ध लड़ा गया था, तो मुगलों के हाथी, उनकी बात करें तो गजराज, गजयुक्ता, ये क्या थे भैया? मुगलों के हाथी। गजराज है, गजयुक्ता है, ये मुगलों के हाथी थे। ठीक है, चलिए साहब, अब देखो लाडलो, यहां पर क्या होता है
पहले हाथियों के मध्य युद्ध किया गया और इसी युद्ध में महाराणा प्रताप का एक हाथी है जिसका नाम है राम प्रसाद। क्या नाम है? राम प्रसाद। राम प्रसाद को गोली लगती है और इस तरीके से मुगलों के हाथ पड़ जाता है। किसके हाथ पड़ गया था? मुगलों के हाथ पड़ गया था और मुगल इसे मुगल दरबार में ले जाते हैं अकबर के पास में। किसके पास में? अकबर के पास में ले जाते हैं और अकबर कहता है कि ये मुझे तो पीर की कृपा से मिला है। किसकी कृपा से? पीर की कृपा से मिला है। इसी कारण इसका नाम क्या रख देता है? पीर प्रसाद। क्या नाम रख दिया था? पीर प्रसाद इसका नाम रख दिया था। महाराणा प्रताप का घोड़ा जब हल्दी घाटी के युद्ध में से महाराणा प्रताप जाते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध छोड़ करके जब भागते हैं तो यहां से ये एक छोटा नाला पार करते हुए, ठीक है, नाले को पार करते हुए, क्योंकि ये जो घोड़ा है, देखिए यहां मैं थोड़ी सी जिक्र कर देता हूं कि मान सिंह को हाथी पर बैठा हुआ देखा महाराणा प्रताप ने। महाराणा प्रताप अपने घोड़ों को लेकर के, चेतक को लेकर के और इधर मान सिंह की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, मान सिंह की तरफ बढ़ते हैं और यहां मान सिंह हाथी पर बैठा हुआ, मर्दाना हाथी पर बैठा हुआ था। चेतक ने मर्दाना के माथे पर यहां अपने टाप रखे, यानी कि पैर रखे, और महाराणा प्रताप अपने भाले से क्या करते हैं? उस पर प्रहार करते हैं। क्या करते हैं? प्रहार करते हैं। ठीक है, प्रहार करते हैं। तो इसमें जब मान सिंह का जो अंगरक्षक था, जो ओहदे में बैठा हुआ था ऊपर, वो उसमें जाकर के लगता है, वो मारा जाता है, लेकिन मान सिंह बच जाता है। ठीक है, मान सिंह तो बच गया। चेतक ने अपने पैर वापस किए, हाथी की सूंड पर बंधे हुए थे खंजर, उससे चेतक की टांग कट जाती है। क्या कट जाती है? चेतक की टांग कट जाती है। अब चेतक की टांग कट गई तो महाराणा प्रताप से यहां से निकला नहीं जाए। ठीक है, महाराणा प्रताप को बाकी के सैनिक आकर के घेर लेते हैं। ठीक है, जब महाराणा प्रताप को घेर लिया था यहां पर, तो एक नाम था झाला मन्ना। क्या नाम था? झाला मन्ना। झाला मन्ना महाराणा प्रताप को घिरा हुआ देखता है और महाराणा प्रताप से कहता है कि महाराणा प्रताप, आप मुझे अपना राज्य चिन्ह दे दीजिए और स्वयं यहां से निकल जाइए, नहीं तो मेवाड़ का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, झाला मन्ना के कहने पर महाराणा प्रताप जो अपना राज्य चिन्ह है वो किसको दे दिया? झाला मन्ना को दे दिया और यहां से हल्दी घाटी का मैदान छोड़ करके महाराणा प्रताप चले जाते हैं, यहां से निकल जाते हैं। ठीक है, जैसे ही झाला मन्ना ने राज्य चिन्ह धारण किया, मुगल अपनी तलवार लेकर के इनके ऊपर टूट पड़ते हैं और लड़ता हुआ ये वीर गति को प्राप्त हो जाता है। महाराणा प्रताप यहां से हल्दी घाटी के युद्ध से भागते हैं तो एक नाला पार करते हुए, ठीक है, नाला पार करते हुए इस चेतक की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और वो गांव है कौन सा? बलीचा गांव। कौन सा है? बलीचा गांव। बलीचा गांव पड़ता है आपके राजसमंद में। कहां पड़ता है? राजसमंद में पड़ता है। और यहीं पर चेतक की क्या बनी हुई है लाडलो? छतरी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? चेतक की छतरी बनी हुई है। ठीक है साहब, चलिए ये हो जाती है। अब महाराणा प्रताप जब मानसिंह से भाले का प्रहार किया था, उससे पहले महाराणा प्रताप ने क्या किया? यहां पर मुगलों का एक सेनापति था। ठीक है, सेनापति था जिसका नाम था बहलोल खां। क्या नाम था? बहलोल खां। ठीक है, इस बहलोल खां पर महाराणा प्रताप ने, किसने किया था? महाराणा प्रताप ने तलवार से अपनी से वार किया और कहते हैं कि एक ही तलवार के झटके में इसको घोड़े सहित बीच में से फाड़ दिया था। ठीक है, बीच में से फाड़ दिया था। जब इसको मारा गया ये, तो ये दृश्य देख करके पूरी की पूरी जो मुगल सेना है, ठीक है, पूरी की पूरी जो मुगल सेना है वो भाग करके और कहां तक पहुंच जाती है? रक्त तलाई तक पहुंच जाती है। कहां तक पहुंच गई थी? रक्त तलाई तक पहुंच गई थी और यहां से भी भाग रही थी। ठीक है, यहां से भी भाग रही थी और यहां पर मेहत्तर खान है। ठीक है, मेहत्तर खां जो कि चंद्रावल सेना में, यानी कि मानसिंह की चंद्रावल सेना में था। मेहत्तर खां, इसने अफवाह फैलाई कि अकबर स्वयं, कौन भैया? अकबर स्वयं शाही सेना लेकर के आ रहे हैं। अकबर स्वयं शाही सेना लेकर के आ रहे हैं। तब जाकर के मुगलों की सेना, मानसिंह की सेना यहां पर रुकी थी, नहीं तो डर के मारे सारे के सारे भाग लिए थे। फिर जो अंतिम युद्ध होता है वो कहां पर होता है? रक्त तलाई में होता है। और यहीं पर झाला मन्ना ने क्या किया था? राज्य चिन्ह धारण किया था। फिर यहां से महाराणा प्रताप निकल करके और इधर बलीचा गांव में चेतक की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब देखिए भैया, यहां पर डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कहते हैं, गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा एकमात्र ऐसे इतिहासकार हैं जो इस युद्ध को अनिर्णित कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिर्णित युद्ध।
अनिर्णित युद्ध। क्यों कहते हैं अनिर्णित युद्ध? क्योंकि अकबर का सिर्फ एक उद्देश्य था, या तो महाराणा प्रताप को बंदी बनाओ या फिर उसे जान से खत्म कर दो। यहां मानसिंह की सेना अकबर को ना तो बंदी बना पाती है और ना ही मार पाती है, ठीक है, क्योंकि अकबर यहां जो महाराणा प्रताप है, महाराणा प्रताप को ना तो बंदी बना पाया ना ही उसे मार पाया अकबर की सेना यानी कि मानसिंह, ठीक है। इसी कारण डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने इस युद्ध को क्या कहा है? अनिर्णित कहा है। जबकि मुगलों की तरफ से इस युद्ध में मुगलों की क्या मानी जाती है? जीत मानी जाती है, क्योंकि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी युद्ध का मैदान छोड़ करके भाग जाते हैं, ठीक है। तो यह युद्ध यहां पर होता है। अब ये जितना भी हुआ यहां तक का, ठीक है। इसके बाद में अकबर स्वयं आता है फिर, ठीक है, युद्ध लड़ने के लिए और उदयपुर पर आक्रमण करता है। लेकिन उससे पहले होता क्या है उस पर अपन थोड़ा सा जिक्र करते हैं, ठीक है। यहां महाराणा प्रताप और सेना, ठीक है, प्रताप प्लस सेना बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं, ठीक है। महाराणा प्रताप और उनकी सेना बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं और यहीं पर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है कोल्यारी गांव। कौन सा है? कोल्यारी गांव राजसमंद में पड़ता है। या कोल्यारी गांव में क्या कराते हैं? वो अपना इलाज कराते हैं। क्या कराते हैं? इलाज कराते हैं। और इस कोल्यारी गांव के पास में एक स्थान है जिसका नाम है आवरगढ़। क्या नाम है? इसको महाराणा प्रताप अपनी अस्थायी राजधानी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अस्थायी राजधानी, यानी कि टेम्परेरी राजधानी बनाते हैं। क्यों बनाई अस्थायी राजधानी? क्योंकि मुगलों की सेना अभी भी इसी क्षेत्र में पड़ी हुई थी, ठीक है। मुगलों की सेना अभी भी इसी क्षेत्र में पड़ी हुई थी। इसी कारण कुंभलगढ़ कौन जाए, इसी कारण आवरगढ़ को इन्होंने क्या बना लिया था? अपनी अस्थायी राजधानी बना लिया था। अगर आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखिए, महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाया था सबसे पहले किसको? कुंभलगढ़ को। यह राजधानी वाली बात है ना, आपको ध्यान रखनी है थोड़ी सी ना। कुंभलगढ़ को अपनी क्या बनाया था? राजधानी, गोगुंदा से हटा करके, ठीक है। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध के बाद में अपनी अस्थायी राजधानी किसे बनाया? अस्थायी राजधानी आवरगढ़ को। किसको बना लिया? आवरगढ़ को, ठीक है साहब। यहां तक की बात हो गई। अब लाडलो क्या हुआ? महाराणा प्रताप ने कोलियारी गांव में अपना इलाज कराया। अकबर पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं था, क्योंकि वो महाराणा प्रताप को जीत नहीं सका, ना तो बंदी बना सका और ना ही मार के उनके पास में भेजा जा सका, अकबर के पास में भेजा जा सका। इसी कारण क्या हुआ कि अकबर स्वयं अपनी सेना लेकर के हाँ जी, तो अकबर स्वयं, यानी कि 1576 में हल्दी घाटी युद्ध के तुरंत बाद ही अकबर स्वयं अपनी सेना लेकर के आता है। कौन लेकर के आया? अकबर, ठीक है। और उदयपुर पर आक्रमण कर दिया। कहां कर दिया? उदयपुर पर आक्रमण, ठीक है। यानी कि हल्दी घाटी युद्ध के तुरंत बाद ही अकबर जो है वो अपनी शाही सेना लेकर के आता है और उदयपुर पर अपना आक्रमण करता है, तुरंत युद्ध के तुरंत बाद ही, ठीक है। और यहां उदयपुर का नाम बदल करके कर देता है मोहम्मदाबाद। क्या कर देता है? मोहम्मदाबाद, ठीक है। मोहम्मदाबाद यहां इसने नाम कर दिया, ठीक है। चलिए, इसके बाद में अकबर महाराणा प्रताप को बंदी बनाने के लिए या मारने के लिए और प्रयास करता रहता है, ठीक है। ये 1578 में, 2 साल बाद 1578 में शम्स खां के नेतृत्व में, ठीक है, शम्स खां
शम्स खां को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, शहबाज खां। क्या कहते हैं? शहबाज खां। ठीक है, अब शहबाज खां अपनी यहां सेना लेकर के आता है और यह आक्रमण करता है कुंभलगढ़ पर। कहां करता है? कुंभलगढ़। ठीक है, कुंभलगढ़ पर आक्रमण करता है। महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ को छोड़ करके और यहां से भाग जाते हैं। कुंभलगढ़ को ये अपने मामा मानसिंह सोनगरा को सौंप जाते हैं। किसको? मामा मानसिंह सोनगरा को कुंभलगढ़ को सौंप करके और यहां से निकल जाते हैं। ठीक है, यहां से निकल जाते हैं। यह बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब इस शम्स खां, शहबाज खां महाराणा प्रताप को ढूंढता रहता है। ठीक है, महाराणा प्रताप को ढूंढता रहता है, इसी कारण ये 3 बार आक्रमण करता है। मेवाड़ पर इसने कितने आक्रमण किए? 3 आक्रमण किए थे। कितने किए थे? मेवाड़ पर 3 आक्रमण किए हैं। किसने? शम्स खां ने, या जिसे हम शहबाज खां कहते हैं। अब इसके बाद में अकबर अपने चाचा को भेजता है। ठीक है, अकबर अपने चाचा को भेजता है 1580 में, और जिसका नाम है अब्दुल रहीम खाने खाना। क्या नाम है? अब्दुल रहीम खाने खाना। इसे भेजता है। ठीक है, अकबर अब्दुल रहीम खाने खाना को महाराणा प्रताप को बंदी बनाने के लिए या फिर उसे मारने के लिए भेजता है 1580 में। अब क्या हुआ? महाराणा प्रताप का बेटा जिसका नाम है अमर सिंह। क्या नाम है? अमर सिंह। ठीक है, अमर सिंह इसको शेरपुर में, कहां पर भैया? शेरपुर में बंदी बना लेता है। क्या बना लिया? इसको बंदी बना लिया था। ठीक है, अमर सिंह ने इसको बंदी बना लिया, बीवी बच्चों सहित इसे बंदी बना लिया था। ठीक है, यानी कि इसका परिवार रुका था और इसके परिवार को अब्दुल रहीम खाने खाना के परिवार को अमर सिंह ने बंदी बना लिया था। लेकिन कहते हैं कि बाद में महाराणा प्रताप ने कहा कि यह हमारी राजपूती परंपरा के खिलाफ है। इसी कारण अमर सिंह को उन्हें फटकार भी लगाई और कहा कि अब्दुल रहीम खाने खाना के परिवार को, जो महिला और बच्चे हैं, उनको बाइज्जत इनके जहां रहने का तंबू वंबू डेरा वेरा बना है वहां पर जाकर के तुरंत वापस छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो कहते हैं कि अब्दुल रहीम खाने खाना अकबर की वजह से यहां पड़ा तो रहा, लेकिन वो बाद में महाराणा प्रताप पर कोई भी आक्रमण नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि उसका मन बदल गया कि यार ये इतना बढ़िया आदमी है। ठीक है, मेरे बीवी बच्चों को उठा ले गया, हो सकता तो मार भी सकता था। ठीक है, लेकिन बीवी बच्चों से कुछ नहीं कहा और पूरी इज्जत के साथ में वापस यानी कि भेज करके गया मेरे यहां पर। ठीक है, तो अब्दुल रहीम खाने खाना अपना मन ही त्याग देता है इस पर आक्रमण करने का। ठीक है, चलिए इसके बाद में क्या होता है लाडलो? एक गांव पड़ता है उदयपुर में जिसका नाम है चूलिया। क्या नाम है? चूलिया। चूलिया गांव कहां पड़ता है? उदयपुर में। ठीक है, अब यहां से बात शुरू होती है। ठीक है, इस चूलिया गांव में भामाशाह ने, ठीक है, भामाशाह है, वह भामाशाह का भाई जिनका नाम है ताराचंद। क्या नाम है? ताराचंद। ठीक है, भामाशाह व ताराचंद चूलिया गांव में महाराणा प्रताप के लिए आर्थिक मदद करते हैं। क्या करते हैं? आर्थिक मदद करते हैं। यहां चूलिया गांव में इन्होंने 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपए प्लस 20,000 सोने की असरफियां। ठीक है, 20,000 सोने की असरफियां महाराणा प्रताप को भेंट की थी। इन्हीं पैसों से, ठीक है, इन्हीं पैसों से, इसी पैसे से, ठीक है, यानी कि 25,000 की सेना का, 25,000 की सेना का 12 वर्ष खर्च चलाया था। ठीक है, 25 लाख रुपए और 20,000 रुपए असरफियां दी और इन्हीं से महाराणा प्रताप ने अपनी 25,000 की सेना का 12 वर्षों तक का खर्चा, यानी कि तनख्वाह देना, राशन पानी वगैरह, खाने पीने का, हथियार वगैरह, सारा कुछ राज्य संचालन इन्हीं से किया था। ठीक है, तो चूलिया गांव में मदद की थी किसने? भामाशाह और ताराचंद ने। ठीक है, भामाशाह और भामाशाह के भाई ताराचंद ने। ठीक है, इसी कारण भामाशाह को कहा जाता है मेवाड़ का दानवीर। क्या कहते हैं? मेवाड़ का दानवीर। और क्या कहते हैं इसको? मेवाड़ का उद्धारक। ठीक है, मेवाड़ का उद्धारक भी इसे कहा जाता है। यह बात समझ में आ गई? ठीक है, भामाशाह समझ में आ गया ना भाई? भामाशाह समझ में? ठीक है,
चलिए, और यहीं पर इसी के बाद में जब ये आर्थिक मदद कर दी, इसी के बाद में भामाशाह को मेवाड़ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। क्या किया गया? मेवाड़ का प्रधानमंत्री, मेवाड़ का प्रधानमंत्री बनाया गया। और इससे पहले कौन था? महासाहाणी। कौन था? महासाहाणी। हल्दी घाटी युद्ध के बाद में भामाशाह को क्या बनाया गया था? प्रधानमंत्री बनाया गया था। ठीक है साहब, यहां तक का आगे एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं, महाराणा प्रताप के युद्ध पढ़ते हैं फिर। और महाराणा प्रताप का अगला जो युद्ध आता है बहुत ही प्रसिद्ध है और इसे कहा जाता है दिवेर का युद्ध। कब हुआ लाडलो? 1582 में। ठीक है, ध्यान देना, दिवेर का युद्ध 1582। ठीक है, दिवेर नामक जो स्थान है, दिवेर, ये कहां पड़ता है? राजसमंद में। कहां पड़ता है? राजसमंद में पड़ता है। और ये मुगलों का सबसे बड़ा थाना था। क्या था ये? थाना, मुगलों का थाना, सबसे बड़ा थाना यहीं पर स्थित था, मेवाड़ में अगर कोई था तो। ठीक है, चलिए साहब, इधर तो है महाराणा प्रताप, आपके महाराणा प्रताप। ठीक है, और यहां पर कौन है? इनका बेटा जो कि सेनापति बन के साथ में आता है, जिसका नाम है अमर सिंह। ठीक है, और इधर कौन था? इधर था दिवेर का थानेदार, दिवेर का थानेदार या किलेदार, किलेदार कह देंगे इसको, दिवेर का किलेदार, जो कि अकबर का चाचा था और इसका नाम था काका शेरमा सुल्तान खां। क्या नाम था? काका शेरमा सुल्तान खां। ठीक है, अब भाई साहब हुआ क्या, इस काका शेरमा सुल्तान खां और महाराणा प्रताप की जो सेना है, इनके मध्य युद्ध हुआ था और बहुत भयंकर युद्ध होता है। इस थाने पर आग लगा दी गई। क्या लगा दी गई? थाने पर आग लगा दी गई। और कहते हैं कि ये जो काका शेरमा सुल्तान है, ये अमर सिंह की आंट पे चढ़ गया। किसकी आंट पे चढ़ गो? अमर सिंह के। अमर सिंह ने अपना सामान निकालो, पापा की तरह ये भी भालो ही चला भाई साहब, अमर सिंह भी। अमर सिंह ने अपना भालो निकाल के और काका शेरमा सुल्तान की छाती में इतनी भयंकर तरीका से घुसाया, यहां ते घुसो, पिछवाड़े ते निकलो और घोड़ा की पीठ में घुस के और जमीन में एकदम स्टैचू बन गो। कहा बन गो? स्टैचू बन गो। या सीन देख के नहीं, जो पूरे के पूरे जब मुगल सेना है कहीं वो बाग खड़ी हुई, बाढ़ में गयो दिवेर बिवेर और बाढ़ में गयो अकबर। ठीक है, यहां तो भैया जान बचा के नहीं भागो। बोले यहां तो आदमी में आर पार निकाल दियो यार। ठीक है, तो भाई साहब ये सीन बना था। मतलब इधर हल्दी घाटी युद्ध में तो महाराणा प्रताप ने दिखाया था बहलोल खां को बीच में से फाड़ करके, और इधर अमर सिंह ने, महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह ने दिवेर के युद्ध में काका शेरमा सुल्तान के ऐसे घुसाया कि आर पार निकाल दिया। क्या निकाल दिया? आर पार निकाल दिया। ठीक है, और इसी कारण कर्नल जेम्स टॉड ने इस दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। क्या कहा है? मेवाड़ का मैराथन। ठीक है, और प्रताप को किस नाम से पुकारा है? मेवाड़ केसरी। किस नाम से पुकारा है? मेवाड़ केसरी के नाम से इनको पुकारा है। ठीक है, अब देखिए मेवाड़ का मैराथन, या फिर इसे कहते हैं प्रताप के गौरव का प्रतीक, प्रताप के गौरव का प्रतीक भी कहते हैं उसको। क्यों कहते हैं? महाराणा प्रताप की पहली जीत थी। महाराणा प्रताप की पहली जीत थी कि मुगलों ने जहां अधिकार कर रखा था उस स्थान पर इन्होंने अपना वापस अधिकार कर लिया। इसी कारण प्रताप के गौरव का प्रतीक इसे कहा जाता है। मेवाड़ का मैराथन कहते हैं क्योंकि दिवेर युद्ध के बाद ही महाराणा प्रताप रुके ही नहीं, धीरे धीरे अपने क्षेत्रों को मुगलों से आजाद कराते रहे।
ठीक है। लास्ट में मांडलगढ़ और चित्तौड़ को छोड़ करके पूरा मेवाड़ इन्होंने अकबर से आजाद करा लिया था। और इसी को कहा जाता है, इसी युद्ध के कारण, इस युद्ध को जीतने के कारण मेवाड़ केसरी के नाम से किसने पुकारा है? कर्नल जेम्स टोड ने। ठीक है भैया, तो एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर आगे चलते हैं। चलिए यहीं पर थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। अकबर का अंतिम प्रयास, अकबर का अंतिम प्रयास, यानी कि 1572 से लगातार चलता आ रहा है, अकबर पीछा नहीं छोड़ रहा है महाराणा प्रताप का। ठीक है, हाँ। अकबर का अंतिम प्रयास किया गया था 5 दिसंबर 1984 को। ठीक है, 5 दिसंबर 1984 को अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप को मारने के लिए, बंदी बनाने के लिए अंतिम प्रयास किया गया था जगन्नाथ कछुआ के नेतृत्व में। किसमें? जगन्नाथ कछुआ के नेतृत्व में। लेकिन हुआ क्या भैया? जगन्नाथ कछुआ की मांडलगढ़ में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जगन्नाथ कछुआ की क्या हो जाती है? मांडलगढ़ में मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद में अकबर जो है महाराणा प्रताप का पीछा करना छोड़ देता है, बोले यार ये हाथ नहीं आएगा भाई। ठीक है, तो भाई 5 दिसंबर 1984 को अकबर के द्वारा अंतिम प्रयास किया गया था। ठीक है, अब क्या हुआ? जगन्नाथ कछुआ यहां पर आया, यह बात महाराणा प्रताप को बुरी लगी थी, क्योंकि जगन्नाथ कछुआ कहां का था? आमेर का था। यह महाराणा प्रताप को बुरी लगी, है ना, कि मतलब यार एक मान नहीं रहा है, इतनी बुरी बेइज्जती करी है, फिर भी मान नहीं रहे आमेर वाले। तो भाई साहब जगन्नाथ कछुआ से बदला लेने के लिए महाराणा प्रताप ने क्या किया? आमेर, यह आमेर का था, आमेर में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम था मालपुरा। क्या नाम था? मालपुरा। ठीक है, इस मालपुरा को लूटा था। ठीक है, मालपुरा को लूटा किसने? महाराणा प्रताप ने, आमेर में जाकर के लूटा था। और यहां मालपुरा में ही एक नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। नीलकंठ महादेव मंदिर, महादेव मंदिर का निर्माण करवाया गया किसके द्वारा? महाराणा प्रताप के द्वारा। ठीक है, यानी यहां से पैसा लूटा और लूट में जो माल मिला उससे यहां पर क्या बनवा दिया? मंदिर बनवा दिया गया था। ठीक है, मालपुरा को। यह बात हो जाती है। चलिए, इसके बाद में कुछ एक बातें और आती हैं, जैसे कि महाराणा प्रताप ने चावंड को, ठीक है, चावंड को अपनी आपातकालीन राजधानी बनाया था। क्या बनाया था? आपातकालीन राजधानी। यह बात भी याद रखनी है। ठीक है, इससे पहले कौन सी को बनाया था? महाराणा प्रताप ने आबरगढ़ को बनाया था। किसको बनाया था? आबरगढ़ को बनाया था, आबरगढ़ को। ठीक है, अब यहां बात ध्यान देनी है, यहां एक लूंडा चांबडिया था। ठीक है, लूंडा चांबडिया, चावंड जो स्थान है यहां का शासक था लूंडा चांबडिया। उस चावंडिया को हरा करके महाराणा प्रताप ने चावंड पर अपना अधिकार किया और इसे अपनी आपातकालीन राजधानी बना लिया था। ठीक है, आपातकालीन राजधानी हो गई, जो कि आपके 1585 से, यानी कि जो आपातकालीन राजधानी है ये 1585 से लेकर के और 1615 तक राजधानी रही थी। कितने? 1585 से लेकर के 1615 तक मेवाड़ की राजधानी रही थी। ठीक है, और महाराणा प्रताप ने अपने अंत समय में, यानी कि मांडलगढ़ को छोड़ करके, मांडलगढ़ व चित्तौड़, मांडलगढ़ व चित्तौड़ को छोड़कर, मांडलगढ़ व चित्तौड़ को छोड़कर पूरे मेवाड़ पर अपना क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। मेवाड़ पर क्या कर लिया था? पूरे पर अधिकार, यानी कि एक चित्तौड़गढ़ और एक कौन सा रह गया था आपके? मांडलगढ़। इन स्थानों को छोड़ करके महाराणा प्रताप ने पूरे के पूरे मेवाड़ पर अपना पुनः अधिकार कर लिया था। ठीक है, इसके बाद में 1997 में क्या हो जाती है? महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, यानी कि 19 जनवरी 1597। ठीक है, 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की क्या हो जाती है? मृत्यु। क्या हो जाती है?
मृत्यु। ठीक है, हाँ 19 जनवरी 1597 में। अब यहाँ पर महाराणा प्रताप एक जो धनुष होता है, धनुष, ठीक है, धनुष बाण जिसे कहते हैं हम, उस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते वक्त महाराणा प्रताप की जान चली जाती है। ठीक है, कहते हैं चोट लगती है और उससे इनकी जान चली जाती है, इस वजह से इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और यही चावंड जो इनकी राजधानी बनी हुई है, ठीक है, चावंड के पास एक बांध है जिसे हम कहते हैं केजड़ बांध। क्या कहते हैं, केजड़ बांध कहते हैं। ठीक है, केजड़ बांध, चावंड के पास केजड़ बांध पर बारडोली में। कहां पर भैया, बारडोली। ठीक है, बारडोली, और ये बारडोली कहां पड़ता है, उदयपुर में, यानी बाप बेटे दोनों की यहीं पर छतरी बनी हुई है। बारडोली में महाराणा प्रताप के 8 खम्भों की क्या बनी हुई है, छतरी। क्या बनी हुई है, 8 खम्भों की महाराणा प्रताप की यहां पर छतरी बनी हुई है। ठीक है साहब, तो ये थे अपने महाराणा प्रताप। कौन थे भैया, महाराणा प्रताप। क्लियर, यहां तक यानी कि इन्होंने पूरा लगभग मेवाड़ जीत लिया था। और 19 जनवरी यानी कि 9 मई 1576 को जन्म, 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ था। 1572 में 28 फरवरी 1572 को राजा बने थे, शासक बने थे। 19 जनवरी 1597 को इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और आगे चल करके यहाँ पर, लेकिन अकबर की अधीनता, मुगलों की अधीनता इन्होंने स्वीकार नहीं की थी। आगे चल करके इनका बेटा जो अमर सिंह है वो मुगलों की अधीनता स्वीकार करता है। इन्होंने जो अपनी राजधानी बनाई थी, जो आपातकालीन राजधानी है, वो कौन सी है, चावंड, जो कि 15 एग्जाम में पूछी जाती है, कई बार एग्जाम में आ चुकी है। 1585 से लेकर के 1615 तक इन्होंने अपनी जो चावंड है वो राजधानी मेवाड़ की रही थी। और यहीं बारडोली के, चावंड के निकट ही बारडोली गांव है, यहां पर क्या बना हुआ है, महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई है। ठीक है, अगर बात करें महाराणा प्रताप का स्मारक, ठीक है, प्रताप का स्मारक, प्रताप के स्मारक की अगर बात करें तो फतेह सागर झील के किनारे उदयपुर में बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है, फतेह सागर झील जो है उदयपुर में, वहां उसके किनारे महाराणा प्रताप का क्या बना हुआ है, स्मारक बना हुआ है। ठीक है साहब, तो ये अपने कौन है, महाराणा प्रताप। भाई एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद में अपन कहां कूदेंगे, सीधा का सीधा मारवाड़ में चलेंगे फिर। ठीक है, एक बार लो स्क्रीनशॉट लो इसका।